हे गाइस, हाउ यू डूइंग। बहुत दिनों के बाद वापस आया हूँ मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियो लेकर। और इस बार मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने चैनल के ऊपर आपको केस इंटरव्यूज़ कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे केसेस को अप्रोच किया जाता है, उसके बारे में बताऊं। और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बताया जाए कि किस तरह से मैनेजमेंट कंसल्टिंग एक्चुअली में काम करती है। और मुझे चांस भी, टाइम भी बहुत दिनों के बाद मिला ये सब वीडियोस बनाने का। तो मैं आ चुका हूँ आपके पास नया केस लेके, एंड आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आने वाली है। कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। तो आज का जो मेरे पास केस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। और इस केस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है ये आपको आईआईएम्स में भी मिला है, आईएसबी के स्टूडेंट्स को भी मिला हुआ है, और मैनेजमेंट कंसल्टिंग के कई इंटरव्यूज़ में जो कि आईआईएम और आईएसबी के अलावा बाकी बी स्कूल्स में हुए हैं, उनमें भी ये केस अलग अलग फॉर्म्स में दिया जा चुका है। तो ये एक बहुत जेन्युइन केस है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। ये एक बहुत जेन्युइन केस है। और इसकी वेरिएशंस ज़रूर एग्जिस्ट करती हैं, बट मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ये केस को अप्रोच कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह की वेरिएशन आपके सामने आ जाए। तो केस है क्या भाई? केस है कि आपको अप्रोच किया है एक टेलीकॉम कंपनी के सीईओ ने। तो जब भी मैनेजमेंट कंसल्टिंग केस इंटरव्यूज़ होते हैं, टिपिकली जो लैंग्वेज होती है आप देखेंगे अक्सर वो इसी तरह से लिखी जाती है कि यू हैव बीन अप्रोच बाय द सीईओ ऑफ अ टेलीकॉम कंपनी। ओके, तो ये एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी एक केस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। तो आपको एक सीईओ ने अप्रोच किया है जो एक टेलीकॉम कंपनी के सीईओ हैं, और आप एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। अ, चाहते वो ये हैं आपसे क्योंकि वो वरीड हैं अपनी बिलिंग प्रोसेस की हाई एक्सपेंडिचर को लेके। तो जो उनका एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है। और कहाँ का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है? जो उनका बिलिंग प्रोसेस है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, बिलिंग प्रोसेस का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को लेके वो परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि आप आइडेंटिफाई करें उनके साथ, उनकी हेल्प करें कि किस तरह से वो जो अपना बिलिंग प्रोसेस है उसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। सो वेरी टिपिकल ऑफ अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग case that is given in the interview rounds at B schools and even in engineering institutions जहाँ पे ये कंसल्टिंग फर्म्स जाते हैं। तो बहुत स्टैंडर्ड सा एक केस है, लेकिन इस केस में वेरिएशंस आगे आपको समझ आएंगी कि इंट्रोड्यूस किस तरह से होती हैं। तो चलते हैं आगे। अब इस केस के अंदर आपको सबसे पहली चीज़ जो पूछनी होती है, वो हर केस के अंदर कुछ भी चीज़ आप अज्यूम मत करो। ऑलवेज develop a habit of asking questions, which means asking clarifying questions. तो clarifying question इस केस से रिलेटेड कौन से हो सकते हैं? तो मेरा जो आंसर होगा वो आप लोगों के लिए ये होगा कि अगर आप कभी भी कोई केस इंटरव्यू में फंसते हैं या आपके सामने कोई प्रेजेंट किया जाता है, तो सबसे पहली चीज़ आपको जो क्लैरिफाई करनी होती है, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप। ठीक है, आपको जो भी बंदा केस दे रहा है, डोंट अज्यूम एनीथिंग, ट्राई टू आस्क कि भाई व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। इफ़ इट इज़ नॉट वेरी क्लियर कि वो चाहते क्या हैं आपको सॉल्व करना, तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज अ गुड कैंडिडेट दैट यू नीड टू आस्क एंड क्लैरिफाई व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ दिस केस। और अगर उन्होंने बता दिया है आपको ऑलरेडी, सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड हैबिट ऑफ reiterating जो आपको उन्होंने बताया है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज़ important that you ask them once again, what are the limitations that you want to look towards. I think this is a very important area जो लोग मिस कर जाते हैं। पीपल स्टार्ट अज्यूमिंग दैट जो केस मिला है एकदम से सॉल्व करने लग जाते हैं। वही सॉल्व तो आपको करना ही है, नो डाउट अबाउट इट, बट यू नीड टू बी वेल अवेयर ऑफ द लिमिटेशंस। तो आपको क्या पूरी कंपनी के लिए ये चीज़ सॉल्व करनी है, या फिर इज़ इट अबाउट सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ अ जोग्राफी, लेट्स से अ टेलीकॉम कंपनी। अब टेलीकॉम कंपनी तो भाई पूरे इंडिया में एग्जिस्ट कर सकती है फॉर एग्जांपल। अब ये मैंने अज्यूम कर लिया, लेकिन इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि इज़ इट समथिंग दैट इज़ impacting the operations across the country, across the geography, या ये जो प्रॉब्लम है एक्सपेंडिचर की ये एक जोग्राफी स्पेसिफिक या किसी स्टेट स्पेसिफिक है। तो जो स्कोप है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो ये स्कोप क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज डेवलप दिस हैबिट ऑफ asking objective and scope based questions, and also talk about the limitation. Another thing which is very important is
अ डेटाबेस क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। और डेटाबेस में क्या होता है, डेटा टिपिकली आपको जो केस इंटरव्यूअर है वो प्रोवाइड करेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है वो स्टार्टिंग में प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कई बार हम देखते हैं बेन एक्सट्रक्चर के जो केस इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें काफ़ी सारा डेटा आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है एंड यू नीड टू नेविगेट योर वे। कई बार ऐसा होता है कि आपको उस डेटा के लिए पूछना पड़ता है। तो डिपेंडिंग ऑन किस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए अपेयर कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट यू नीड टू टॉक अबाउट द KPIs और द मीट्रिक्स दैट आर रिलेवेंट टू द केस। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूँ या एक्सपेंडिचर्स की मैं बात करता हूँ, तो टिपिकली एक चीज़ मुझे समझ आ जाती है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉलर टर्म्स या फिर रुपी टर्म्स अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ। और हो सकता है कि ये जो KPI है या मीट्रिक है परसेंटेज टर्म्स में हो, कि भाई पिछले साल लेट्स से जो एक्सपेंडिचर था वो एक्स था और इस बार जो है वो उस पिछले साल के एक्सपेंडिचर से 1.5 टाइम्स आया है या फिर 50% ज़्यादा आया है। सो दीज काइंड ऑफ मीट्रिक रिलेटेड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू ऑलवेज क्लैरिफाई कि is there any data that is available around these particular aspects. And third kind of clarifying question that you should always ask is people and process based. तो people and process मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूछना है कि इस कंपनी का CEO कौन है, क्या करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Typically the question that you want to ask is what are the stakeholders that are involved in the process. तो अगर मैं टेलीकॉम कंपनी की बात करता हूँ और लेट्स से आपको टेलीकॉम कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है, सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू गेट अ हैंग अबाउट द वैल्यू चेन ऑफ टेलीकॉम ऑपरेशंस एंड देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग दैट आपको ऑपरेशंस के बारे में नहीं पता, ठीक है। सो ऑलवेज गेट इन टू द हैबिट ऑफ आस्किंग एटलीस्ट दीज 3 key type of questions and it's always good to ask rather than assume, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम पहुंचते हैं कि भाई कैसे हम इस केस में अप्रोच कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप्स में कैसे हम क्लैरिफाई करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको प्रोसेस नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं। तो सपोज़ आपने पूछा कि भाई हाउ डज़ द करंट प्रोसेस वर्क। अब ये बहुत स्पेसिफिक केस था कि बिलिंग प्रोसेस की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो अगर मैं बिलिंग प्रोसेस की बात करता हूँ तो भाई बिलिंग किस तरह से होती है, तो आपको बताया जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल कि 3 तरीके से जो कंपनी है वो बिल्स कस्टमर्स तक भेजती है। सबसे पहला तरीका है पोस्ट, दूसरा तरीका है ईमेल और तीसरा तरीका है फॉर एग्ज़ाम्पल SMS या फिर एप्स जो कि मोबाइल फ़ोन्स में पहुंचते हैं। तो ये 3 तरीके अगर आपके सामने आते हैं तो यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से कंपनी ऑपरेट कर रही है। एंड टू एंड हो सकता है आपको इसके अलावा भी और जानकारी मिल जाए डिपेंडिंग ऑन हाउ द इंटरव्यूअर इज़ प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन। बट अगर उन्होंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से 3 मोड्स हैं जिसके बेसिस पे उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहा है, तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये चीज़ ज़रूर क्लैरिफाई करें कि आप इन तीनों में से कौन सी चीज़ के ऊपर प्रोबिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइडियली जब आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम करते हैं तो आप तीनों पे ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी अलग अलग टीम्स बन सकती हैं जहाँ पे आप एक टीम एक एस्पेक्ट के ऊपर स्टार्ट करती है, दूसरी टीम दूसरे एस्पेक्ट पे स्टार्ट करती है। बट ये केस इंटरव्यू है तो यहाँ पे टाइम लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे लेट्स से आपने पूछा कि भाई किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए और आपको जवाब मिलता है कि फोकस ऑन द पोस्ट एस्पेक्ट, ठीक है। तो अगर आपने पोस्ट एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना है, आपको ईमेल पे फोकस नहीं करना, SMS या ऐप्स पे फोकस नहीं करना, तो सामने वाले ने आपको खुद ही बता दिया है कि आपका फोकस एरिया कौन सा है। तो आपका जो 3 बकेट्स थे उसमें से आपको समझ आ गया कि भाई व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बकेट दैट यू नीड टू फोकस ऑन। ऑलराइट, सो आपको बता दिया है कि हाई एक्सपेंडिचर या फिर कॉस्ट जो है वो प्रॉब्लम है। तो जब भी मैं किसी चीज़ में एक्सपेंस करता हूँ या अगर मेरी कॉस्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी केस आता है, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स एंड वेरिएबल। ये तो शायद आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में देखते रहे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से तरह के 2 कॉस्ट होते हैं और इस केस में किस तरह से आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल सेंस तो आपको होगी कि फिक्स एंड वेरिएबल 2 तरह की कॉस्ट होती है। क्या होती हैं ये फिक्स कॉस्ट अगर मैं बिलिंग प्रोसेस की बात करता हूँ तो नाउ अगेन एवरीथिंग बीइंग सेड, ज़रूरी नहीं है कि आप टेलीकॉम के एक्सपर्ट हों, किसी भी सेक्टर के आप एक्सपर्ट हो सकता है अगला केस शिपिंग इंडस्ट्री का हो,
इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम का हो, बिकॉज मैनेजमेंट कंसल्टिंग में बहुत तरह के केसेस आते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट भाई फिक्स्ड और वेरिएबल दो तरह से डिवाइड की जाती है। ओके तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ फिक्स कॉस्ट में आती है जो कि इक्विपमेंट या मशीनरी, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, कि भैया अगर किसी ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और लेट्स से कोई कंपनी है जो बिल कस्टमर्स को भेजना चाहती है, टेलीकॉम कंपनी है, लेट्स से प्रोवाइडर लाइक जियो या कोई भी ऐसी कंपनी है जो कस्टमर्स को बिल भेजना चाहती है और बाय पोस्ट भेजना चाहती है, तो भाई उसने कहीं ना कहीं किसी इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया होगा, कोई मशीनरी में इन्वेस्ट किया होगा जहाँ से वो प्रिंट कर सकती है उन बिल्स को, ठीक है ना। तो टिपिकली फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर्स होते हैं बड़े स्केल के, इंडस्ट्रियल स्केल के, और या कोई और मशीनरी होती है जहाँ से आप कोई ऑपरेशन इस तरह कर सकते हैं, तो उसको आप इनिशियली परचेज़ करेंगे। अब अगर आप उसको रन करेंगे तो आप उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई मशीन अगर चलेगी तो उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर चीज़ की डिप्रिसिएशन भी होती है। तो टिपिकली क्या होता है, जो ये मेंटेनेंस पार्ट है, डिप्रिसिएशन पार्ट है, इनके ऊपर है ना आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। पूछ लें, एक बार क्लैरिफाई ज़रूर कर लें कि क्या इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। 99.9% केस में इट्स एविडेंट कि आपको इनिशियल परचेज कॉस्ट पे ही फोकस करना होता है, लेकिन अगर आपके पास डेटा है इन सब चीज़ों का तो आपको फिक्स कॉस्ट में इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। सेकेंड एस्पेक्ट जो फिक्स कॉस्ट का आता है दैट इज़ अ लेबर कॉस्ट। लेबर क्या होती है? लेबर वो होती है जो उन मशीन्स को चलाएगी, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पास कुछ टिपिकल लेबर हो जो ऑपरेट करती है और कुछ मैनेजरियल लेबर हो। तो सैलरीज एंड वेजेस दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सैलरीज एंड वेजेस जो होती हैं वो फिक्स कॉस्ट होती है, जो कि उन बिल्स को प्रिंट करेगी, सॉर्ट करेगी, कौन सा बिल किसको जाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तरह की चीज़ें जो करने के लिए लोग होते हैं उनको आपको पैसे देने पड़ते हैं टू रन द बिजनेस एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। अब ये फिक्स कॉस्ट इसलिए है कि आप चाहे कुछ करें या ना करें, आप चाहे 1,000 कस्टमर्स को सर्व करें या 10,000 कस्टमर्स को सर्व करें, आपको महीने के अंदर अगर बिल्स कस्टमर्स को भेजने हैं तो आपको लेबर तो रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हर एडिशनल बिल के साथ ये कॉस्ट बढ़ जाए। भाई अगर एक लेबर है आपके पास जो कि 100 बिल्स हैंडल कर सकती है, सॉर्ट कर सकती है एक दिन में, और आपको 110 करवाने हैं, तो ठीक है आपने एक और लेबर हायर किया, बट वो लेबर अगर आपको 100 बिल सॉर्ट कराने हैं, 120 बिल सॉर्ट कराने हैं, तो भी वो सफिशेंट है, ठीक है ना। तो आपको 120, 130, 140, 150 ऑल द वे अप टू 200 दो लेबर से काम चल जाएगा। तो हर एक्स्ट्रा बिल के ऊपर आपको नई लेबर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन फिक्स कॉस्ट एज वेल। तो फिक्स कॉस्ट नाम की फिक्स ज़रूर है, लेकिन कभी कभी ये भी वेरी कर जाती है, ठीक है। और आगे हम चलेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट, ऑब्वियसली जो दूसरा कंपोनेंट होता है। भाई वेरिएबल का मतलब क्या है? जितना चीज़ आप छापोगे तो हर चीज़ को छापने की जो एक यूनिट की कॉस्ट एक्स्ट्रा होती है दैट इज़ अ इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसे मैं बिल की बात कर रहा हूँ तो बिल में भाई वेरिएबल कॉस्ट क्या है? पेपर्स या फिर प्रिंटिंग सप्लाई, जा जो मतलब टिपिकली इंक होती है, और ये वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। भाई आप एक बिल छापोगे तो एक पेपर लगेगा, और उस पेपर के ऊपर जो इंक जितनी आप यूज़ करना चाहते हो उतनी इंक लगेगी, लेट्स से 5 ml। अगर आप 2 बिल छापोगे तो 2 पेपर लगेंगे और 5 ml एडिशनल इंक लगेगी, ठीक है ना। और पोस्टेज कॉस्ट, क्योंकि आप पोस्ट की बात कर रहे हैं, आपको पहले ही बता दिया गया था कि भाई योर फोकस इज़ ऑन द पोस्ट एस्पेक्ट। जो पोस्टल या बाई मेल, मैनुअल मेल, फिजिकल मेल बिल जाते हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है। तो पोस्टेज कॉस्ट कि भाई कौन उसको लेके जाएगा, कैसे उसकी एनवेलप्स बनेंगे, अगर पोस्टल स्टैंप लगेगी, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये उस तरह का एक स्टैंडर्ड केस है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, और इससे आपको कई सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं किस तरह से आपको सोचना होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको वो मिले जो एकदम करंट टॉपिक है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग में आपको हर तरह के प्रॉब्लम्स, हर तरह के चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी रहना पड़ता है, और चैलेंजेस आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं आते। चैलेंजेस वो होते हैं जो क्लाइंट फेस कर रहे हैं और आपको सोल्यूशन देना होता है। तो चाहे भले ही पुरानी इंडस्ट्री हो या ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट मैंने दोनों आपको बता दिए। मिक्स्ड कॉस्ट भी एक चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि भाई एडिशनल कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट जो है वैसे तो फिक्स है बट इंक्रीमेंटल भी हो सकती है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। अब जैसे इक्विपमेंट आपने एक खरीद लिया, अब उस एक मशीन की कॉस्ट जो है, 1 घंटा अगर आप उसको चलाते हो तो उसमें सपोज़ 1 किलोवाट 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। सिंपल टर्म्स में बताता हूँ मैं आपको, मैं किलोवाट आवर या किलोवाट और इस तरह के टर्म्स यूज़ नहीं करूँगा। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, लेकिन 1 घंटे में वो मशीन जो है सिर्फ
1000 बिल प्रिंट कर सकती है। अब लेट्स से आपको 2000 बिल प्रिंट करने हैं, ठीक है, तो आपको 2 घंटे वो मशीन चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो भले ही मशीन की जो कॉस्ट है, जो इक्विपमेंट या फिर मशीनरी कॉस्ट है, दैट इज़ फिक्स्ड, बट जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ द वेरिएबल एस्पेक्ट। तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें भी फिक्स्ड और डायनामिक वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो डिपेंड करेगी एक फ़िक्स कंपोनेंट पे, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो हर यूनिट के साथ चेंज होती जाएगी। और मशीनरी अगर है तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ को पूरे दिन चलाते रहते हो तो आप उसको डेप्रिशिएट जल्दी कर रहे हो, डेप्रिशिएट नॉट जस्ट फ्रॉम द अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, बट उसको आप यूज़ ज़्यादा कर रहे हो तो वो जल्दी ख़राब भी हो सकती है, उसको ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो यूजेज पे डिपेंडेंट है, तो ये मिक्स कॉस्ट में आ जाएगी, जो कि एक वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट गिना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आपको उन्होंने बता दिया कि आपने जो बकेट्स आइडेंटिफाई की है जो वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट की, वो बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने आपसे पूछा कि भाई किस तरह से आप पेपर और इंक की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल से आइडेंटिफाई किया कि भाई आपने पेपर की जो कॉस्ट थी उसको कम करना चाहिए था, और जो आपकी इंक की कॉस्ट थी उसको भी आपको कम करना चाहिए। अब वो आप करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो पेपर की कॉस्ट कम करने के तरीके हैं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एस्पेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको डेटा दिया जाए कि इसके अंदर तभी आप केस को सॉल्व कर सकते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। तो अगर आपको कोई पूछता है सामने से, तो दिस इज़ वेयर योर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रियली कम्स इन टू प्ले व्हेन यू आर इन द मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल। तो पेपर कॉस्ट कम करने का एक तरीका है कि भाई आप चाहें तो पेपर को थिन कर सकते हैं। जैसे जीएसएम्स होते हैं पेपर के अलग अलग, तो आप पतले जीएसएम का पेपर यूज़ करें। दूसरा है कि भाई हर बिल को आप A4 की जगह पे ना यूज़ करके आप उसको थोड़ा सा नैरो करके प्रिंट करें। तो जैसे आजकल हम देखते हैं कई जो ग्रोसरी सुपर मार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक योर डी मार्ट्स एंड रिलायंस, वहाँ पे बिल्कुल पतले पतले बिल्स आते हैं, ठीक है, थर्मल पेपर के ऊपर प्रिंट हुए हुए। और जो ट्रेडिशनल हमारे बिल्स होते हैं कई स्टेट्स में, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं फॉर एग्जांपल, वो अब A4 पे ना आके इस तरह के साइज़ में ही आते हैं। तो ये एक्चुअली में इज़ पार्ट ऑफ रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स द पेपर एंड इंक कॉस्ट। ठीक है, तो स्मॉलर पेपर पर बिल, जितना आप पेपर कम यूज़ करेंगे तो आपकी पेपर की कॉस्ट कम हो जाएगी। अब इंक कॉस्ट को आपको अगर कम करना है, या पेपर कॉस्ट को अगर आपको कम करना है, तो एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप दोनों तरफ प्रिंट करें। ठीक है भाई, आपको किसी ने ऐसा तो कहा नहीं है कि आप वन साइड पे ही प्रिंट करें। इसीलिए आप देखते होंगे आपका जो घर पे टेलीकॉम का या कोई इंटरनेट का बिल अगर आता है आज भी प्रिंट होके, तो आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा कि उसके बैक साइड पे कुछ है या नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आप पेपर की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इंक कॉस्ट को आप कैसे कम कर सकते हैं? इंक की अगर आपको कॉस्ट को कम करना है तो आप यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्ड्स पर बिल। ठीक है भाई, मैंने बताया था जैसे 5 ml पर बिल अगर आपकी इंक जाती है, तो अगर आप कम बिल पे वर्ड्स रखेंगे, मतलब उतना ही छापो जितना ज़रूरी है, जिससे आपका इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाए एंड यू आर गुड टू गो। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ब्लैक एंड वाइट में आप प्रिंट करो। हमें सबको मालूम है कि कलर्ड प्रिंट करना जो होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर आप कलर्ड ना प्रिंट करके आप चाहते हो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना, सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है तो आप ब्लैक एंड वाइट में करें। दैट इज़ वाई यू विल सी कि डी मार्ट वगैरह जो होते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में बिल देते हैं, क्योंकि एक तो वो थर्मल पेपर है, तो थर्मल पेपर तो वैसे ही ब्लैक एंड वाइट में चलता है मोस्टली, और कॉस्ट भी उससे कम आती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हमने दो बहुत अच्छे ब्रेनस्टॉर्मिंग के पॉइंट्स बता दिए, तो हम 50% ऑफ द केस बहुत ढंग से सॉल्व कर चुके हैं। अब आपके केस इंटरव्यूअर ने आपको बोला कि यार ये दोनों पॉइंट्स आपने बहुत ब्रिलियंटली आइडेंटिफाई किए। अब आपको क्लाइंट ने ऐसा बताया है कि आपको पोस्टल कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को रोकता हूँ। आप देखिए, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, रिड्यूसिंग द पोस्टल कॉस्ट। ये आपको सामने से बताया गया है कि भाई इसको रिड्यूस करना है। आपने पेपर पे जितने पैसे बचा सकते थे आपने बचा लिए, इंक पे जितने बचा सकते थे आपने बचा लिए। अब बात आ जाती है पोस्टल कॉस्ट को रिड्यूस करने की। अब पोस्टल कॉस्ट को रिड्यूस करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है? सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पोस्टल कॉस्ट चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो पोस्टल कॉस्ट सिंपल टर्म्स में अगर देखें तो नंबर ऑफ बिल्स इनटू द कॉस्ट पर बिल। ठीक है ना? तो कोई भी कंपनी है वो जितने बिल भेजती है और हर बिल को भेजने की जो कॉस्ट होती है, दैट इज़ द पोस्टल कॉस्ट फॉर दैट कंपनी। अब कितने बिल वो भेजती है, अगर आप IIM की कोई केस बुक उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको इस केस का जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा गलत मिलेगा। उन लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी का टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया ज़बरदस्ती में, और स्टार्टिंग में उन्होंने नंबर ऑफ बिल्स पर मंथ डाल दिया। गाइस, अगर आप पर मंथ बेसिस पे कोई चीज़ ऑलरेडी कर रहे हो तो वो फ्रीक्वेंसी ही है। ये जो मंथ है ना, ये एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो
जब आप एक चीज़ एक जगह पे इंट्रोड्यूस कर देते हो तो दूसरे वेरिएबल को आप ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस मत करो, ठीक है। तो नंबर ऑफ बिल्स पर मंथ आप जो क्लाइंट्स को भेज रहे हो या कस्टमर्स को भेज रहे हो, दैट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट पर बिल। अब जो कॉस्ट है उसको आपको कैसे डिवाइड करना है? देर इज़ अ फिक्स कॉस्ट। एक कंपनी, अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल लाइक DHL, फेडेक्स या कोई कोरियर कंपनी, तो एक फ़िक्स कॉस्ट वो कंपनी आपसे लेगी कि भाई आप चाहे मुझे 1,000 बिल भेजने के लिए ऑर्डर दो या 10,000 बिल भेजने के लिए ऑर्डर दो, मिनिमम कॉस्ट आएगी मेरी 2 रुपये पर बिल, ठीक है। उसके बाद एक कॉस्ट आएगी जो मेरी हर किलोमीटर के हिसाब से होती है। तो अगर मैं यहाँ से मैं बैठा हूँ सपोज़ बॉम्बे में, और मुझे बॉम्बे से दिल्ली भेजना है बिल, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा हब जो है प्रिंटिंग का वो बॉम्बे में है, और मुझे बॉम्बे से दिल्ली कस्टमर को बिल भेजना है, तो वहाँ से जो किलोमीटर कॉस्ट आएगी 1400 किलोमीटर की, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी प्राइस पर किलोमीटर से। लेकिन अगर मेरा जो हब है प्रिंटिंग का वो सपोज़ गुड़गांव में है, तो गुड़गांव से 30-40 किलोमीटर में काम हो जाएगा मेरा। तो एक जो स्मार्ट कैंडिडेट होगा वो इस समय आइडेंटिफाई कर लेगा कि हमारे हब्स कहाँ पे हैं। ये जो फॉर्मूला है ना मैंने जो यहाँ पे डाला है, ये फॉर्मूला आपको ये बताएगा कि अगर मुझे कॉस्ट कम करनी है तो भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो कि मैं बिल प्रिंट कहाँ पे करता हूँ और बिल भेजता कहाँ पे हूँ। सपोज़ ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस बिटवीन द कस्टमर एंड बिल डिस्पैच, इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। लेट अस से client is not willing to change the bill dispatch location, ठीक है। उसने बोला कि भाई मैं जहाँ से बिल प्रिंट करता हूँ वो सपोज़ मेरा जो हब है वो मुंबई में है, दूसरा हब मेरा चेन्नई में है, तीसरा हब इज़ माई कैलकाटा बेस्ड हब, एंड दे डोंट हैव अ हब इन नॉर्थ इंडिया फॉर एग्जाम्पल। तो आप सजेशन दे सकते हो कि दे कैन लुक टूवर्ड्स यू नो एक्सप्लोरिंग अ हब इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। ज़रूरी नहीं है दिल्ली में, बट कहीं पे भी हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल कि अगर वो हब ढूंढ रहे हैं तो ये आपका एक मेरी सजेशन है, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब डोंट ट्राई टू फोर्स फिट योर सोल्यूशंस ऑन टू द केस इंटरव्यूअर। तो ये आपका सजेशन है। ऑलवेज जब भी आप कोई सजेशन देते हैं उसके बाद जस्ट वेट एंड ट्राई टू सी वॉट द इंटरव्यूअर इज टेलिंग यू। इंटरव्यूअर अगर आपको ये बोलता है कि ये ऑप्शन इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, द क्लाइंट कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ हब्स, और वो 3 ही रहने वाले हैं, तो जस्ट आपने सोच लिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि वही सही सोल्यूशन है। भाई बिल ऑपरेशनल एस्पेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंपनी नहीं करना चाहती, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एक सोल्यूशन ही कंपनी अडॉप्ट कर ले। तो फिर आपको दूसरे एंगल पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपका दूसरा एंगल हो कि क्या हम ये फिक्स जो बेस प्राइस है, क्या हम इसको कम कर सकते हैं। आपने एक सजेशन दिया कि कैन वी नेगोशिएट बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या हम ये ज़ीरो पे ला सकते हैं। यू नो दीज काइंड ऑफ एनालिटिकल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ केस इंटरव्यू, बिकॉज रियली दिस इज़ वॉट मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज़ ऑल अबाउट, अंडरस्टैंडिंग वेयर यू कैन फाइंड द पॉसिबल एरियाज वेयर अ सोल्यूशन कैन बी फाउंड। इसको अगर आपको रिड्यूस करना है तो भाई आप ये कर सकते हो। लेट अस से उन्होंने बोला कि ये भी पॉसिबल नहीं है भाई, आप ज़ीरो भी नहीं कर सकते, चलिए कोई बात नहीं। तीसरा ऑप्शन बचता है कि भाई क्या हम बिल की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट ने आपको बोला कि हाँ भाई ये ऑप्शन मैं मान सकता हूँ, आप अपने बिल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप चेंज करने के लिए कंपनी इज़ विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड विलिंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन। तो आपने 3 सजेशंस दिए, 3 में से एक जगह पे आपका सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया, बिंगो, दैट इज़ हाउ मैनेजमेंट कंसल्टिंग वर्क्स। ये 3 सॉल्यूशंस सोचने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला और एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने की बात करता हूँ तो टिपिकली मेरे को देखना है कि एक बिल को भेजने की जो मेरी कॉस्ट होती है वो कितनी है, ठीक है। सामने से मेरे को डेटा मिलता है, जो मेरा इंटरव्यूअर मुझे बताता है कि भाई एक बिल को भेजने की कॉस्ट आती है सपोज़ 20 रुपये। एक स्टैंडर्ड लमसम नंबर है, इसमें 19-20 चीज़ें हो सकती हैं, किलोमीटर के हिसाब से, फिक्स कॉस्ट के हिसाब से, सब कुछ के हिसाब से, लेकिन एक नंबर जो मुझे मिला वो 20 रुपये मिला, ठीक है भाई, मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया 20 रुपया। अब कोई कंपनी कॉस्ट को जब इवैल्यूएट करती है तो भाई आप एक बिज़नेस चला रहे हो तो इंटरेस्ट रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। लेट अस से कि आपको सामने से जवाब मिलता है कि जो इंटरेस्ट रेट आपको कंसिडर करना है वो आपको कंसिडर करना है 10% पर एनम, जो कि लगभग बन जाता है 1% पर मंथ, ठीक है। वैसे तो 10% बटे 12 इज़ नॉट 1, बट
ये अजम्पशन आप ले सकते हो और आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि क्या मैं अज्यूम कर सकता हूँ 1% पर मंथ। ऑलमोस्ट ऑल केसेस में द इंटरव्यूअर वुड बी फाइन। आपके इंटरव्यूअर को प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप 10% पर एनम को 1% पर मंथ में कन्वर्ट कर दोगे तो। ठीक है, तो अगर आपने 1% पर मंथ के हिसाब से चीज़ को आगे बढ़ाया तो आपको एक सिंपल सा एनालिसिस करना है। लेट्स से आपकी बिल की वैल्यू है 2,000, किसी ने इंटरनेट यूज़ किया या टेलीकॉम का बिल है, फ़ोन का यूजेज का जो भी है 2,000 रुपये पर मंथ। तो अगर 2,000 रुपये का मेरा मंथ का बिल है तो 1% पर मंथ के हिसाब से जो मुझे वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है, 20 रुपया। ठीक है, अगर मैं उस कस्टमर को बिल भेजता हूँ और वो मैं उससे इंटरेस्ट कमा लेता हूँ तो मैं कितना इंटरेस्ट कमा सकता हूँ अगर वो पैसा दे देता है तो 20 रुपया। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये 20 रुपया कॉस्ट से ज़्यादा है। भाई मैंने कस्टमर को बिल भेजने में 20 रुपये खर्च किए, कस्टमर ने वो बिल पे किया और मैंने जो पैसा कमाया वो 1% के हिसाब से कमाया। अब इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, डिस्काउंट रेट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इतना कॉम्प्लेक्स केस इंटरव्यूअर में जाने की ज़रूरत नहीं होती, केस इंटरव्यूज़ में खास तौर पे। तो आपने सिंपल सी बात करी कि भाई अगर 2,000 रुपये का बिल है, 1% इंटरेस्ट अगर मैं कमाता हूँ तो 20 रुपया होता है, जो कि मेरी कॉस्ट के बराबर है। तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये हो गया कि भाई 2,000 रुपये का जो मेरा बिल है, अगर तो मेरा बिल जो कस्टमर का है 2,000 रुपये से ज़्यादा का है तो मुझे उसको हर महीने भेजना चाहिए, है ना। क्योंकि मैं जो इंटरेस्ट कमाऊंगा वो 20 रुपये से ज़्यादा होगा। अगर मैं 2,100 रुपये का बिल है किसी कस्टमर का और वो पैसा दे देता है तो जो मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा वो 21 रुपये हो जाएगा। 3,000 रुपये का बिल होगा तो 30 रुपये हो जाएगा, तो मेरी कॉस्ट तो ज़्यादा ही हो गया ना। ठीक है, लेकिन अगर किसी का बिल 2,000 रुपये से कम है तो फिर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं मंथली से हो सकता है हर 2 महीने में उसको पे करने के लिए बोलूँ। तो इस तरह की जो एनालिसिस होती है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टूवर्ड्स द एंड आप ये बता सकते हो कि द कंपनी शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग और प्रोवाइडिंग मोर सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट और द ऐप और द SMS, बिकॉज उनकी कॉस्ट रिलेटिवली कम होती है। नाउ इट इज़ ऑलवेज अ गुड पॉइंट टू आस्क टूवर्ड्स द एंड कि भाई इंटरनेट से अगर हम बिल भेजते हैं तो कॉस्ट कितनी आती है। ये अगर आप पूछेंगे तो आपको सपोज़ सामने से जवाब मिलता है कि भाई अगर आप इंटरनेट से एक बिल भेजते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है जस्ट 5 पैसे। तो 5 पैसे तो 20 रुपये से बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, है ना। तो ये कॉस्ट तो ना के बराबर ही है। तो कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से वो इंटरनेट की अडॉप्शन अपने कस्टमर्स में बढ़ा सकती है। ये आपका एस्पेक्ट बनता है, ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किस तरह से इस पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखें, ये वाले एंगल को कवर करें। और टूवर्ड्स दी एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे हम कहते हैं, केस इंटरव्यू के साथ आप बताएं कि भाई अगर 2,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको हर महीने बिल भेज देना चाहिए, अगर 2,000 रुपये से कम है तो आपको मंथली की जगह पे हर 2 महीने में भेजना चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि ये वैसे भी बहुत महंगी चीज़ है, पोस्ट में ज़्यादा खर्चे आते हैं, ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्यों ना हम इनकी कॉस्ट, पेपर की कॉस्ट, ये सब बचाएं और सीधा इंटरनेट से बिल भेजें और अपने कस्टमर्स को इंटरनेट की बिलिंग अडॉप्ट करने के लिए इंकरेज करें। और उसके ऊपर जो खर्चा आएगा वी कैन टॉक अबाउट दैट इन लेटर स्टेजेस। तो अगर आप इतना भी कर देंगे, आई थिंक दैट इज़ वॉट अ केस इंटरव्यू फॉर अराउंड 25 मिनट्स इज़ ऑल अबाउट। टिपिकली दिस शुड बी द फ्लो ऑफ अ केस इंटरव्यू इन 25 to 30 मिनट्स। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन, आपको कहीं पे रश नहीं करना है, आपको कहीं पे भागना नहीं है, हर चीज़ को बहुत कामली केयरफुली असेस करना है, इवैल्यूएट करना है और आगे बढ़ना है। और अगर आप इन स्टेप्स के ऊपर चलते जाएंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो आपकी इंटरव्यूअर है वो बहुत आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, आई एम श्योर यू विल मूव टू द नेक्स्ट राउंड। तो ये था आज का मेरा पहला केस इंटरव्यू का वॉक थ्रू। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑलराइट, बाय बाय।